आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न स्कूलों में से एक स्कूल नेचुरल लॉ स्कूल के विषय पर बात करेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब डिक्लाइन हुआ और कब हॉस्टाइल नेचर से देखा जाने लगा और किस पीरियड में किस प्रकार का प्रभाव रहा समाज पर नेचुरल लॉ स्कूल का। तो इन jurisprudence, natural law means those rules and principles supposed to have originated from some supreme source other than any political or worldly authority। तो नेचुरल लॉ आया कहाँ से, ये क्लियर हो जा रही है कि कोई सुप्रीम सोर्स है इसके पीछे, कोई राजनीतिक या वैश्विक संस्था इसे बनाने में नहीं है। आमतौर पे कानून किसी लेजिस्लेशन के द्वारा बनता है, लेकिन ये किसी लेजिस्लेशन के द्वारा भी नहीं बना है। नेचुरल लॉ इज नॉट प्रोमुलेटेड बाय लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के द्वारा नहीं बनने के पीछे कारण है कि पुराने समय में पीपुल होते थे, उनके द्वारा सोसाइटी बनाई जाती थी और सोसाइटी स्टेट का निर्माण करती थी और स्टेट में लेजिस्लेशन होता था जो लॉ का निर्माण करती थी और लॉ का काम सोसाइटी को कंट्रोल करना होता था। लेकिन ये नेचुरल लॉ किसी सुप्रीम सोर्स के द्वारा या सुप्रीम पावर के द्वारा बनाया गया है और आमतौर पे देखें तो अभी के वर्तमान परिदृश्य में भारत हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी अपने जनता के लिए अपने हित में जब लॉ बनाता है तो इस नेचुरल लॉ को कंसीडर करता है। नेचुरल लॉ को कहीं कहीं पे डिवाइन लॉ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लॉ ऑफ नेचर भी कहा जाता है और लॉ ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और भी इसके नाम हैं, लेकिन ये तीन नाम मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। दिस लॉ हैज जनरली कंसिडर्ड एज एन आइडियल सोर्स ऑफ लॉ विथ इनवेरिएंट कंटेंट्स। यानी ये जब बन जाते हैं तो इसे कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी सुप्रीम सोर्स के द्वारा, वैसे एकदम सार्वभौमिक शक्ति है इसके पीछे, उन्होंने इसे बनाया है। अब इसके कुछ पीरियड में कब डेवलपमेंट हुआ, कब किस पीरियड में किस प्रकार से नेचुरल लॉ को देखा गया, तो उसमें 4 पीरियड आते हैं। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल, तीसरा रेनेसांस और चौथा मॉडर्न। एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड में बीसी हिराक्लिटस साहब आए। उन्होंने डिफाइन किया कि नेचुरल लॉ क्या है, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन किया। तो हिराक्लिटस साहब के अनुसार नेचुरल लॉ वस्तुओं का बिखरा हुआ ढेर नहीं है। जो हम समझते हैं पानी अधिक है, पहाड़ अधिक है, वन अधिक है, हम जितना भी कुछ करें, इसका उपभोग करें, ये कम नहीं पड़ेगा। तो वही कहते हैं कि नेचुरल जो है, नेचर वस्तुओं का बिखरा हुआ ढेर नहीं है और नेचर की सभी वस्तुएं एक म्यूचुअल रिलेशन के साथ रहती हैं और एक व्यवस्था के साथ रहती है, जिसके तहत पूरी प्रकृति अपना कार्य करती है। और जिस प्रकार प्रकृति में व्यवस्था है, उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि नेचुरल लॉ को, नेचुरल रूल को फॉलो करते हुए एक सोशल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करे और जिसके कारण सभी व्यक्तियों में एक म्यूचुअल रिलेशन हो, एक दूसरे की भावना का सम्मान करे, किसी का अहित ना करे। एक बात और ये नेचुरल लॉ के विषय में कहते हैं कि नेचुरल लॉ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कुछ विशिष्ट व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार हैं और कोई दास है तो उसके लिए कम अधिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नेचुरल लॉ में कहा गया, अगर भूकंप आए, आंधी आए, तो सबके लिए समान रूप से आता है। तो ये हिराक्लिटस साहब का कहना था। फिर आते हैं सुकरात साहब। सुकरात साहब कहते हैं, ह्यूमन इंसाइट दैट पीपल हैव द कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड एंड एबल टू अप्रिशिएट द मोरल वैल्यू। ये कहते हैं कि ह्यूमन इस चीज़ के लिए एबल है कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बीच डिफ्रेंसिएशन कर सकता है और इसमें एक नैतिक मूल्य होता है जिसको हमेशा ये बढ़ाते रहने की कोशिश करता है। The human side is the basis of judge of law. He prepared for the necessity for natural for security and stability of a state। यानी ये लोगों को ठीक प्रकार से चलाए, इसके लिए नेचुरल लॉ है। और जस्टिस के विषय में जब आते हैं तो सुकरात साहब इसे 2 भागों में विभक्त किए हैं, एक नेचुरल जस्टिस, दूसरा लीगल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस के विषय में कहते हैं कि ये सभी स्थान पर एक समान लागू होता है, लेकिन लीगल जस्टिस
एक प्रकार के होते भी हुए भी समय और स्थान के साथ अपना स्वरूप बदल लेते हैं। और चूंकि लीगल जस्टिस किसी स्टेट के द्वारा बनाया गया है, तो स्टेट का एम होता है उस लॉ के द्वारा लीगल जस्टिस को एस्टेब्लिश करना, ना कि नेचुरल जस्टिस को। सुकरात के अनुसार ऐसे कानून ही उचित होंगे जो प्रकृति के अनुकूल हो और मानव उनका समर्थन करे। और ये बात भी सत्य है कि नेचुरल लॉ अनचेंजेबल है, ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। ये सुकरात साहब का कहना था। अब आते हैं एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब कहते हैं पीपुल इज अ पार्ट ऑफ नेचर इन टू वेज, फर्स्टली अ पार्ट ऑफ क्रिएचर ऑफ गॉड एंड सेकेंडली ही पोजेज insight and reason by which he can shape he will. Aristotle suggests that idea of natural law have emanated from human conscience, not from human mind. अब नेचुरल लॉ जो बनाए ह्यूमन मतलब मानव के विवेक पे बना है, मानव के दिमाग पे नहीं बना है कि मानव क्या सोचता है। जो आदर्श स्थिति होती है, क्या होना चाहिए, अगर कोई माइंड के द्वारा अपने लॉ बनाता है तो वो अपने पक्ष और विपक्ष को देख कर के और फिर अपने अनुकूल लॉ बनाता है। लेकिन जब विवेक से लॉ बनते हैं तो काफ़ी अच्छे लॉ बनते हैं और वो सब पे सार्वभौमिक रूप से और एक समान लागू होते हैं। They are far valuable and the positive law which is a outcome of human mind. अब जब एरिस्टोटल साहब के विचार में आते हैं कि मानव जो है एक विचारशील प्राणी है, वो विचार करता है क्या सही है क्या गलत है, और एक बार में वो दो प्रकार के काम करते हैं। और यूनिवर्सल वो नेचर होता है जिसमें पहला नेचर है ह्यूमन का कि ही ओबे द नेचुरल लॉ, यानी कि जो भी है, यानी अ पार्ट ऑफ क्रिएचर ऑफ गॉड, यानी पार्ट ऑफ क्रिएचर है तो उसी को ऑबे किया जाएगा ना। और दूसरे में आता है ही कैन थिंक अबाउट द नेचुरल लॉ, यानी क्या सही है क्या गलत है इसे काट छांट कर करके, और इसमें जो मेन थीम है उसको लेकर करके और ह्यूमन एक लॉ बनाता है और उसी को फॉलो करता है ताकि उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यानी नेचुरल लॉ जब लॉजिकल बेसिस कर करके और लीगल लॉ बना दिया जाता है फॉर लीगल जस्टिस, तो नेचुरल लॉ और लीगल जस्टिस के बीच का अंतर खत्म हो जाता है और ये जो है ह्यूमन के माइंड का ही आउटकम है। अब फिर आते हैं नेचुरल लॉ इन इंडिया। तो हिंदू लीगल सिस्टम में ऐसा माना गया है कि यही हिंदू लीगल सिस्टम जो है वो सबसे पुराना है, जो विश्व में सबसे पुराना ये सिस्टम है और ये कहीं ना कहीं लॉजिकल है, कम्प्रिहेंसिव है हिंदू लाइफ स्टाइल के द्वारा, और ये प्रकृति प्रदत्त है और ये किसी ऋषि मुनि किसी फिलोसफर के द्वारा दिया गया है और या किसी संत के द्वारा दिया गया है। और ये हिंदू लीगल सिस्टम का आधार श्रुति एंड स्मृति है कि कुछ सुन के लिखा गया, कुछ बोल के लिखा गया, कुछ अपनी याददाश्त के अनुसार लिखा गया। तो हिंदू लीगल सिस्टम नेचुरल लॉ का सबसे अच्छा प्रतीक माना जाता है कि उसने नेचुरल लॉ को एक तरह से लॉजिकली लीगल जस्टिस में, लीगल लॉ में कन्वर्ट किया। तो इसलिए हिंदू लीगल सिस्टम को सबसे अच्छा विधि माना जाता है नेचुरल लॉ के परिप्रेक्ष्य में। अब आते हैं मेडाइवल पीरियड। ये थी एंशिएंट पीरियड की बात है। अब मेडाइवल पीरियड में 3 जूरिस्ट आते हैं। इसमें बहुत उठापटक हुई, नेचुरल लॉ को एक तरह से ख़त्म ही कर देने का प्रयास रहा था। देखते हैं क्या है। कि संत थॉमस एक्विनस, संत अगस्टिन और गॉगड़े। He arranged the natural law emanates from reason and is applied human being to govern their affairs and relation. He regarded church as authority of divine law. यहीं पे बात मतलब जो है फंस गई। ये जो हुआ ही रिगार्डेड चर्च एज द ऑथोरिटी ऑफ डिवाइन लॉ, ये काफ़ी रिमार्केबल पॉइंट हो गई उस समय के मेडाइवल पीरियड में। तो इन सब ईसाइयों पादरियों के द्वारा नेचुरल लॉ को उसी अवस्था में रखा गया। संत थॉमस एक्विनस हो, अगस्टिन हो, गॉगड़े हो, इन सब के द्वारा नेचुरल लॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन नेचुरल लॉ को एक तरह से मूक दर्शक बना दिया गया। और इस पीरियड में जो धर्म प्रवर्तक थे उन्होंने गिरजाघर पर बहुत महत्व दिया और यह विचार व्यक्त किया
कि मनुष्य की भलाई धर्म की उच्च शिक्षा एवं सिद्धांतों को मानने में ही है, ना कि राज्य या सरकार के आदेश का पालन करने में। यानी जो भी रूलर है, जो भी किंग है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है उस समय में। यानी जो है सो चर्च है, और चर्च के सिवा कुछ नहीं है। और वो उच्च शिक्षा देने वाला कौन है? तो उन सबों में सर्वश्रेष्ठ चर्च है। उसके बाद गंभीर विवाद का कारण ये बना कि जो भी डिवाइन लॉ थे, जो भी प्रालौकिक शक्तियां थे, उसको चर्च ने अपने अंदर में रखा कि इस पे जो भी होगा, इस फील्ड में जो भी चर्चा होगी, जो भी लॉ बनेंगे, वो हम बनाएंगे। और जो लोक हित में, कॉस्मिक रीजन में, लौकिक क्षेत्र में जो भी लॉ बनाया जाएगा, वो वहाँ के रूलर या वहाँ के किंग के द्वारा बनाया जाएगा। और इसी को लेकर करके काफ़ी विवाद हुआ, चूंकि जब भी कोई रूलर कोई लॉ बनाता था तो वो नेचुरल लॉ को ध्यान में रखता था, और इन्होंने नेचुरल लॉ पे ही कब्जा कर लिया कि हम जो कहेंगे वही नेचुरल लॉ है। तुम जो समझ रहे हो वो नेचुरल लॉ नहीं है, यानी नेचुरल लॉ की पूरी तरह से परिभाषा ही बदल दी। तो इसके कारण एक तरह से जब शासक के क्षेत्र में, शासक के शक्ति में जब इन्होंने हस्तक्षेप किया तो विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये, और उन्होंने कंसीडर किया कि जो क्रिश्चियन फादर होंगे, जो चर्च के फादर होंगे, वही सबसे हेड होंगे, और वो जो प्रॉपर्टी में भी उनका हाथ रहेगा। यानी वो जो कहेंगे ये इसकी प्रॉपर्टी है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से चर्च को इस समय में काफ़ी एक तरह से तूल दी गई, और पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए एक तरह से कहें तो षड्यंत्र चला। फिर आता है रेनिनेंस पीरियड। रेनिनेंस पीरियड में ह्यूगो ग्रोटियस साहब का आते हैं। ही बिल्ड हिज लीगल थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट को ये कंसीडर करते हुए इन्होंने दो प्रिंसिपल दिया कि फर्स्ट, ओबे द रूल ऑफ गवर्नमेंट, और सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन द नेशन इज बेस्ड ऑन लीगल रूल्स। और इन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य की जो स्थापना हुई वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, और इसलिए जनता अपने इच्छा के अनुसार सरकार चुन सकती है। अब बात आती है कि सरकार तो चुन जाती है, सरकार इलेक्ट भी हो जाते हैं, और फिर अगर सरकार जनता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू करे तो क्या जनता सरकार के खिलाफ विरोध कर सकेगी? इस बात पर ग्रोटियस साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब उनका जो मत था इस विचार पे कि जनता क्या सरकार के विरुद्ध जा सकती है, ये इस पे उनका विचार अस्पष्ट था। और इसके पीछे का कारण यह था कि वे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में स्थिरता और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष महत्व देते थे। परंतु वे कहते थे कि शासक का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रजा की देखभाल तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे, क्योंकि प्रजा ने ही उसे सत्ता सौंपी है। और शासन करने वालों से ऐसी अपेक्षा रहती थी कि वो जब भी कोई लॉ बनाए तो नेचुरल लॉ को ध्यान में रखते हुए और जनता के हित में लॉ बनाए, ऐसा शासक से अपेक्षा रहती थी। फिर आते हैं इसमें थॉमस हॉब्स साहब। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, prior to social contract, people lived in chaotic condition and constant fear. The life of the state of nature was societary, poor, necessity, brutish, and sought. Therefore, in order to secure self-protection and avoid misery and pain, people voluntarily entered into contract and surrendered their freedom. In all mightiest authority, they could protect their lives and property. अब थॉमस हॉब्स साहब के अनुसार बड़ा अच्छा कहा गया कि इन्होंने तो पूरा बदल ही दिया। अब उस समय हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध से पहले आदमी निरंतर भय और अराजक की स्थिति में रहता था कि कब क्या हो जाएगा, और उनका जीवन काफी एकांत गरीबी में गुजरा, क्रूर, एकदम छोटा। और इसलिए उन्होंने आत्म सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए कि हम बचे रहे, और वो अपने जो उनका जो दुख था, जो दर्द था, उससे बचे रहने के लिए उन लोगों ने अपना सोशल स्वेच्छा से जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किए, और जिसके तहत वो अपनी स्वतंत्रता को, जो उस समय उनकी स्वतंत्रता थी, वो किसी शक्तिशाली हाथों में सौंप दिया।
अब वो शक्तिशाली हाथ कौन था जो उनके जीवन की और उनके संपत्ति की रक्षा कर सके, वैसे हाथों में रहकर और फिर खुशी खुशी जीने लगे, यानी थोड़ी सी स्वतंत्रता को कम कर करके और उन्होंने अपना जीवन जिया। ये थॉमस हॉब्स साहब का कहना था। कौन? तो ये रेनेसांस पीरियड में। फिर जॉन लिक साहब आते हैं। जॉन लिक साहब ने 3 बातें कही हैं मानव के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले तो राइट टू लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है, यानी किसी भी प्रकार से शासक जो है उसे बचाए। फिर राइट टू फ्रीडम आता है। तो राइट टू फ्रीडम में ये हॉब्स से डिफरेंट मत रखते हैं। अब हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा से होने वाला कार्य है। सही बात है, स्वेच्छा से होने वाला कार्य ही स्वतंत्रता है। लेकिन लॉक साहब का कहना है कि मोरल रूल एस्टेब्लिश्ड बाय नेचुरल लॉ और इट इज अ फ्रीडम मीन्स पीपल आर नॉट फ्री टू डू वर्क ऑन देयर ओन विल। अब जब प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कार्य करेगा तो किसी व्यक्ति की ये भी इच्छा हो सकती है कि वह दूसरे पर अत्याचार करे, तो फिर राइट टू फ्रीडम का एवोल्यूशन होगा और फिर सारे व्यक्ति राइट टू फ्रीडम नहीं रह पाएंगे। एक का एवोल्यूशन होगा, एक का राइट टू फ्रीडम रहेगा। तो ये बात नहीं है सत्य, इसलिए स्वेच्छा से नहीं होगा और किसी न किसी लॉ के द्वारा सारे अपना कार्य करेंगे। ये जॉन लॉक साहब का कहना था और इसी बात पर हॉब्स से ये अपना मत डिफरेंट रखते थे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी आती है। तो संपत्ति से उनका तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक अवस्था में और जीवन निर्वाह के लिए जो है प्राकृतिक पर सबका समान अधिकार है। सब व्यक्ति उतना ही अधिकारी है जितना दूसरा है, लेकिन जब कोई अपने परिश्रम के बल पर, जब कोई अपनी खून पसीने को लगा करके किसी वैसे चीज को उपयोगी बना लेता है, यानी नेचुरल रिसोर्स जो कठिन है किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाना, तो वो अपने परिश्रम के कारण उस चीज को जब उपयोगी बना लेता है, उपयोग करने लायक बना लेता है, तब उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ उस व्यक्ति का ही अधिकार रह जाता है जिसने परिश्रम करके उस वस्तु को उपयोग के लायक बनाया है। अब जैसे कि कोई बंजर भूमि है, उसमें किसी ने रोज पानी दे कर करके और उसे उपजाऊ बना दिया है, तो उस भूमि पर उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसने रोज पानी दिया है। और ये मानते हैं कि मानव जो है काफी शांति प्रिय है और सामाजिक प्राणी है। जॉन लॉक साहब का कहना था। अब आते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड नेचुरल लॉ के लिए काफी डिक्लाइन पीरियड रहा। अब मॉडर्न पीरियड में 2 जुरिस्ट आए जिसका नाम था बेंथम, जेरेमी बेंथम, जो कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाते हैं, और ऑस्टिन। ऑस्टिन भी कहीं कहीं पे फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहे जाते हैं। लेकिन अब नेचुरल लॉ थ्योरी से ये एकदम भिन्न थे। इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और ये कह करके रिजेक्ट किया कि ये एम्बिगियस है, अस्पष्ट और मिसलीडिंग है, ये लोगों को भरमाने वाला है और इसमें कुछ अधिक निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, तो इसलिए इन्होंने हटाया। और बोथ ऑफ देम कंप्लीटली डाइवोर्स मोरलिटी फ्रॉम लॉ। इन्होंने पूरी तरह से मोरलिटी को, नैतिकता को लॉ से ही हटा दिया और द पॉपुलरिटी ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी सफर्ड अ डिक्लाइन एंड क्लाइमेट ऑफ लॉ विल चेंज इन द होल वर्ल्ड। यानी इसी समय नेचुरल लॉ जो है एक डिक्लाइन पीरियड पे गया और पूरे विश्व में ऐसी वातावरण बनी कि नेचुरल लॉ कुछ है ही नहीं। और इस समय नेचुरल लॉ को सरवाइव करना बहुत ही डिफरेंट हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि नेचुरल लॉ पूरे मानव जाति का एक शत्रु है और इसके साथ ऐसा बिहेव करने, एक हॉस्टाइल नेचर की तरह बिहेव किया गया और सारे विश्व में। और ये जेरेमी बेंथम साहब और ऑस्टिन साहब नेचुरल लॉ से अलग, नेचुरल लॉ थ्योरी से अलग एक अपनी थ्योरी दी थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 19th सेंचुरी नेचुरल लॉ के लिए काफ़ी डिक्लाइन पीरियड रहा। एक तो
मेडाइवल पीरियड था, लेकिन उस समय नेचुरल लॉ से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन ये 19th सेंचुरी में नेचुरल लॉ को एकदम आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। अब 20th सेंचुरी आते हैं भाई। 19th सेंचुरी में आईसीयू में भर्ती हो गया था। आईसीयू में जब भर्ती हो गया तब तो इसका विकास निश्चित है, यानी ये बच जाएगा, ऐसा मानते हैं। जैसे ही 20th सेंचुरी आती है, इसको रिवाइवल पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ कहा जाता है। ये एकदम फिर से जागृत हुआ, आईसीयू से बाहर आया। और इसके पीछे का कारण भी था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए, तब सभी राष्ट्रों की आंखें खुली। वो सभी राष्ट्र साइंटिफिक पॉजिटिविज्म और इकोनॉमिक मेडिटेशन और यूटिलिटेरियन के कारण सभी में ईर्ष्या, द्वेष व मनुष्यता की भावना इतनी बढ़ गई थी कि वे सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देख रहे थे कि हमारा इकोनॉमी कहाँ तक पहुंचा। और इसके कारण, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण चारों तरफ अशांति फैल गई थी। अब अशांति होने के कारण मारकाट की स्थिति हो गई थी। मतलब जीवन जो राइट टू लाइफ है वो काफ़ी हद तक इतना एबॉलिश हुआ कि कब जिसके, यानी जिसके पास शक्ति है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वो दूसरे पर अत्याचार करे, ये रह गया था। तो इसके कारण फिर से जब सारे देशों ने देखा, जब सारे लोगों ने देखा कि धीरे धीरे मानव का ही खात्मा हो रहा है, तो पुनः एक आदर्शवादी नीति के तहत आदर्शवादी दर्शन की ओर सभी लोग आकर्षित हुए। और यही एक मेन कारण है कि इसे रिवाइवल पीरियड ऑफ नेचुरल लॉ कहा जाता है। और उस समय ये माना जाने लगा कि नेचुरल लॉ जो है समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनीय है, यानी जहाँ जिस प्रकार की कंडीशन रहेगी वहाँ उस प्रकार से नेचुरल लॉ लगेगा। अब फिर इसमें प्रोफेसर आते हैं, जूरिस्ट आते हैं, रूडोल्फ स्टेमलर। रूडोल्फ स्टेमलर के अनुसार प्राकृतिक विधि निश्चित रूप से मानव की संकल्प शक्ति है और इस विधि का संबंध भौतिक जगत की क्रियाकलापों से नहीं है, यानी लग्जरियस लाइफ से मानव का कोई संबंध नहीं है, इस विधि का कोई संबंध नहीं है। और इन्होंने कहा कि विधि का स्वरूप अस्थायी है और इसलिए सभी लोगों को सामाजिक जीवन में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए, ताकि सब लोग एक म्यूचुअल कंसेंट से और म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी लोग आसानी से और शांति प्रिय ढंग से समाज में रह सकें। फिर प्रोफेसर रावल साहब आते हैं। इन्होंने इक्विटी ऑफ राइट पे जोर दिया कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, किसी को सोशल या इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना चाहिए और इसको ऐसा अरेंज किया जाना चाहिए कि ये एक तरह से ख़त्म ही हो जाना चाहिए। इन्होंने शासन के खिलाफ, यानी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कहा, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, इस पर इन्होंने जोर दिया था। फिर फुलर साहब आते हैं। फुलर साहब कहते हैं कि नेचुरल लॉ संबंधी जो रूढ़ि विचारधारा है उसे हटाकर इन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए कि नैतिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय है, यानी जब जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था बनेगी, नैतिक मूल्य को उस हिसाब से परिभाषित करके और एक शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग होगा। अब यहाँ पर भी जब ये सारी बातें हो जाती हैं, सारी कहानी तो एंशिएंट पीरियड से लेकर और मॉडर्न पीरियड तक हो गए, लेकिन यहाँ पर भी मॉडर्न पीरियड में भी नेचुरल लॉ इन इंडिया का परिप्रेक्ष्य रखना आवश्यक है, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में भी नेचुरल लॉ को हिंदू लीगल सिस्टम में काफ़ी अच्छे तरह से अपनाया गया था और हिंदू लीगल सिस्टम काफ़ी लॉजिकल तरह से नेचुरल लॉ को लीगल जस्टिस में बदला था। और एंशिएंट पीरियड से लेकर के और मॉडर्न पीरियड तक नेचुरल लॉ को लाने में, या यूं कहें कि ढोने में, भारत का काफ़ी योगदान रहा है। और चूंकि बीच के कालखंडों में भारत में काफ़ी आक्रांता आए, डच आए, मुग़ल आए और ब्रिटिशर्स आए, इन सबों ने भारत को लूटा, तो भारत अपने अस्तित्व को बचाने में, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे बचाने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एन के एन प्रकार इन्होंने अपना जो मूल रूप था, मूल स्वरूप को बचाए रखा।
तो भारतीय विधि पूर्ण रूप से नेचुरल लॉ से बनाया गया है, ऐसा पुराने समय में भी कहा जाएगा और अभी अब ऐसा देखने को मिलता भी है। और भारत के महान धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, उसमें उल्लेखित मिलता है कि शासक का मुख्य उद्देश्य लोगों में अराजकता की स्थिति से संरक्षण देना था। और मनु में लिखा गया है, मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक विशेष ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि धर्मानुसार विधिक अराजक नहीं है। धर्मानुसार विधिक अराजक वही है जो वेद, स्मृति, रीति रिवाज या फिर अंतर आत्मा का समर्थन प्राप्त हो। यानी विधिक आचरण वही है जो वेद, स्मृति, प्रचलित रीति रिवाज या फिर अंतरात्मा का समर्थन प्राप्त हो, तथा ये चारों ही धर्म या विधि के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और फिर आते हैं राजा विक्रमादित्य। इन्होंने याज्ञवल्क्य की द्वारा रचित मीमांसा के संदर्भ में कहा है कि अगर स्मृति के पाठ में इस कारण कोई विरोधाभास हो कि एक बात तर्क के आधार पे कही गई हो और दूसरी जगह उसी बात को तर्क का समर्थन प्राप्त ना हो, तो तर्क पर आधारित बात ही विधिक रूप से ग्रहण किया जाएगा, ऐसा राजा विक्रमादित्य साहब का कहना है। तो ये थी पूरे नेचुरल लॉ की कहानी, और नेचुरल लॉ की कहानी भारत के परिप्रेक्ष्य में, पुराने समय में और अभी के समय में, वर्तमान परिस्थिति में। तो किस प्रकार से नेचुरल लॉ एंशिएंट पीरियड में काफ़ी अच्छे ढंग से रहा, काफ़ी अच्छी शांति व्यवस्था कायम रखी, और जैसे ही मेडाइवल पीरियड आया तो चर्च को जो है वो नेचुरल लॉ से ऊपर रखा गया एक प्रकार से। और फिर आता है रेनेसांस पीरियड, इसमें जो है लॉजिकल बेसिस पे नेचुरल लॉ को ही अपनाया गया और लीगल जस्टिस इसमें दिया जाने लगा कि हाँ चलो थोड़े से अगर काट छांट करके, और नेचुरल लॉ का जो मूल उद्देश्य है उसको बचाए रखा गया। फिर आता है 19th सेंचुरी में, इसमें आईसीयू में नेचुरल लॉ को भर्ती कर दिया गया, और फिर 20th सेंचुरी में नेचुरल लॉ फिर से अपना परचम चारों ओर लहराना शुरू कर दिया, और सारे विश्व भी इसके लिए भारत की तरफ ही देख रहे हैं। तो ये थी पूरे नेचुरल लॉ की कहानी। फिर मिलेंगे हम अगले स्कूल में, जो कि एनालिटिकल स्कूल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।